प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे 2022 नजदीक आता जा रहा है, कुछ घटनाक्रम ऐसे बन रहे हैं जो मेरी पूर्व की भविष्यवाणियों को सही भी साबित कर रहे हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपने कहा था कि एक नए विपक्ष का जन्म होगा, तो आखिर वो नया विपक्ष किस तरह का होगा। और वर्तमान में जब आप देखते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकल करके यूपी में आ रही हैं इलेक्शन के लिए, गोवा में जा रही हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही हैं, या अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में ताल ठोकने को तैयार हैं, गोवा में वो जा रहे हैं। अगर हम दूसरी ओर बात करें, ओवैसी की यदि बात करें, तो वो भी बहुत जगहों पर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये जो कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहा है? दर्शकों, एक और बहुत बड़े पुराने दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना। दूसरी तरफ ये दल हैं जो अभी उभरते सितारे हम जिन्हें अब कह सकते हैं। लेकिन एक चीज को समझना है, ये लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के जब चुनाव लड़ने की बात करते हैं या लड़ते हैं, तो ये प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के अंदर अपनी एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए ये अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्योंकि 2022 का जो घटनाक्रम मैं देख रहा हूं ग्रहों के आकलन के आधार पर, जिसमें मैंने बहुत सारे राजनेताओं की कुंडलियों का अध्ययन किया है, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो राजनीति के अंदर अभी बहुत शीर्ष पर है, उनका सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग अभी हाशिए पर हैं, या यूं कहिए कि जिनका अभी कोई बहुत बड़ा रोल राजनीति में नहीं है, उनको मैं बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं। ऐसे में ये जो भी कयावत वो लोग कर रहे हैं, ये विपक्ष के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस का जो रिक्त स्थान है उसको जितना ये पकड़ पाए, उनके लिए उतना ही अच्छा है। दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीति के अंदर कभी भी फायदा तब होता है जब किसी का नुकसान होता है। क्योंकि राजनीति के अंदर जनता तो वही है, वोट उन्होंने ही देना है, हमने केवल कुछ वोटों को इधर से उधर करना है ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। ऐसे में राजनीति के अंदर किसी एक दल का नुकसान किसी दूसरे दल को फायदा अवश्य पहुंचाता है। ऐसे में जब विपक्ष की यदि हम बात करते हैं, तो कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसके डैमेज को इनकैश करने के लिए विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा करके अपने पक्ष में माहौल बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, कंपेयर टू कि वो कांग्रेस पार्टी के कारण से जो डैमेज हो रहा है, उसमें से जितना वोट बैंक वो अपनी तरफ कर सकते हैं, उन्हें वहां ज्यादा आसानी लगती है। और यदि आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भारतीय जनता पार्टी या अपना कोई नया वोट बैंक खड़ा नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक छीन लिया या अपना कोई नया वोट बैंक खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ किया है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। और जिसका इंपैक्ट ये हुआ है कि कांग्रेस को जो लोग नापसंद करते थे वो शिफ्ट हुए, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज थे वो शिफ्ट हुए, और कुछ जो राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उनके पक्ष में नहीं थी, तो ऐसे लोगों ने नए विकल्प को देखा, इसलिए वो उस तरफ मूव हुए। ऐसे में वर्तमान की परिस्थितियां जो आप देख रहे हैं, इसमें भी इसी तरह का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और यही परिवर्तन 2022 के अंदर एक नए विपक्ष को जन्म भी अवश्य देगा। और दर्शकों, जो 5 राज्यों के चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं, उनके परिणाम भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे।
अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और यदि विपक्ष को निराशा हाथ लगती है तो ये उनके बिखराव का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हालांकि यूपी हो या 5 राज्य जो हैं जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका आकलन मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं, और यहां पर वहां की वर्तमान सरकार की अगर मैं यूपी में बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी को कोई बड़ा खतरा नहीं है। पंजाब के अंदर किसान बिल से पहले भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली उनको इस समय फेवर नहीं कर रही थी, और लिहाजा हुआ यह है कि कांग्रेस की कुंडली भी उनको फेवर नहीं कर रही। कांग्रेस को राहुल गांधी जी की कुंडली कांग्रेस को फेवर नहीं कर रही, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली उनकी पार्टी को फेवर नहीं कर रही, और जिसका नतीजा यह हुआ है कि ऐन मौके पर किसान बिल को लेकर के जिस तरह का दावपेच खेला गया है, उसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मेहनत पर पानी फेरने का काम जरूर किया है। लेकिन पंजाब की धरती पर जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो भी भारत की राजनीति को एक बहुत बड़ा नया आयाम अवश्य देंगे। ऐसे में वहां कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनेगा, यह देखना अलग विषय है। यदि हर दल अपना मुख्यमंत्री घोषित करता है तो मैं निस्संदेह आपको बताने की स्थिति में रहूंगा कि वहां पर कौन अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। लेकिन अगर वहां कोई अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, ना कांग्रेस कर रही है, ना बीजेपी कर रही है, ना आम आदमी पार्टी कर रही है, ना अकाली दल कर रहा है, तो फिर प्रिडिक्शंस करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि तब सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा यही निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में हम किस कुंडली का आकलन करके आप लोगों के सामने बात रखें कि कौन वहां पर सत्ता के गलियारे में पहुंचेगा। ऐसे में मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि कब वहां से फोरकास्ट आता है कि कौन किस पद के लिए किस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन रहा है। यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके संदर्भ में भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आप एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि भारत की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी दूसरे का नुकसान किसी एक पार्टी का फायदा अवश्य होता है। और इस समय पर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, ये सभी लोग विपक्ष के अंदर अपनी मजबूत स्थिति करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि जब विपक्ष एक होगा तो वो अच्छी बार्गेनिंग की पोजीशन में होंगे। जिसका जितना प्रभुत्व होगा वो उतनी ही ज्यादा बड़ी स्थिति विपक्ष में लेने में कामयाब रहेगा, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ऐसे में ये राजनीतिक दलों का दायित्व भी है और उनको ऐसा करना भी चाहिए, और एक अच्छे लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपना प्रचार प्रसार पूरे देश में करना भी चाहिए। इससे एक अच्छे विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की स्थिति भी अवश्य बनती है। ऐसे में इस चीज को लेकर मत घबराइए कि कौन किसको चुनौती दे रहा है, क्या ये मिलकर के प्रधानमंत्री जी को चुनौती देंगे या प्रधानमंत्री जी इनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, इसका क्या जवाब देंगे। ये राजनीति के अंदर ये सब कुछ होता है, और चुनाव से पहले ऐसी सरगर्मियां बहुत होती हैं। अनेक आपको वादे देखने को मिलेंगे, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारे कॉमनल बातें होंगी, गरीबी के लिए बातें होंगी, महंगाई के लिए बातें होंगी, रोजगार की बातें होंगी। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर अपनी जेब भरने की बात होगी। दर्शकों, बहुत स्पष्ट शब्दों में आज आपके सामने बात रख रहा हूं। राजनीति के अंदर आज भी बहुत सारे लोग निहित स्वार्थ की वजह से आते हैं। वो समाज की भलाई या समाज को कुछ देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। लोकसभा के अंदर अपने ही पार्टी के सांसदों को ये सीख देना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उनका रवैया इस तरह का है जो अपना दायित्व पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, तो मजबूरी में उन्हें यह कहना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली थोड़ी अलग तरह की होती है, और उसमें दिखावा अधिक होता है, यथार्थ कम होता है।
इसीलिए जब भी कोई ऐसी खबर आप पढ़ते हैं कि ममता बनर्जी गोवा में जाके चुनाव लड़ रही हैं, यूपी में लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, वो यहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, ये सब उनकी मेहनत का तरीका है और उन्हें वो मेहनत करनी भी चाहिए। और ये मेहनत ही उनको जनता के नजदीक भी लाती है, जनता को समझने का अवसर भी देती है और एक अच्छे लोकतंत्र के अंदर इस तरह की मेहनत करके आगे बढ़ना एक अच्छी बात है। हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतार करके किसी को थाली में परोस करके राजनीतिक पार्टी देने से ज्यादा अच्छा है कि व्यक्ति जनता के बीच में जाकर के मेहनत करके अपने पक्ष में वोट ले रहा है, ये ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है 2022 में और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। 2022 खत्म होने से पहले पहले आपको हिंदुस्तान के अंदर एक नया विपक्ष जरूर देखने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। और ये बात मैंने 2 साल पहले एक भविष्यवाणी के रूप में आप लोगों के सामने रखी है और आप 2022 में इसे घटित होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, बहुत से लोगों की शंका थी कि कौन किसको चुनौती दे रहा है, कहीं प्रधानमंत्री जी को ये लोग चुनौती तो नहीं दे रहे, देश का क्या होगा। बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है मुझे मैसेजेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहता हूं, राजनीति को दिल से मत लगाइए। राजनीति बहुत अलग तरह का गेम है, इसमें भावनाओं का स्थान नहीं होता है बल्कि चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के कोई कदम उठाने पर आप लोग भावनात्मक स्तर पर कमजोर मत होइए। ये राजनीति के अंदर सब कुछ होता है, ऐसी ही मेहनत होती है, ऐसा ही सब कुछ होता है। इसे आप केवल दृष्टा बन के देखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर चुनाव के अंदर अपना वोट दीजिए। बस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर हमारा चयन सही है तो फिर राजनीतिक दल भी अपने आप सही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।